गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम जीएसटी पढ़ रहे हैं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी स्टार्ट करेंगे। ये आईसीआई का स्टडी मटेरियल है जिससे आपसे पढ़ रहे हैं सी इंस्टीट्यूट का। पेज नंबर 1.7 है जीएसटी में। सबसे पहले हम बात करेंगे अब कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में, व्हाट इज़ जीएसटी, कि जीएसटी है क्या। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर एक पॉइंट्स को समझते जाएंगे। बिफोर वी प्रोसीड विद फाइनल न्यूएंसेस ऑफ इंडियन जीएसटी को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। जीएसटी के लिए जनरली लोग बोलते हैं जीएसटी इज अ वैल्यू एडिड टैक्स, एक वैल्यू एडिड टैक्स है। अब ये वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है इसे समझते हैं, फिर हम रीड कर लेंगे। जीएसटी को वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं, वैट। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जीएसटी और वैट इंटरचेंजेबली वर्ड हैं, इन्हें एक दूसरे का पूरक मानते हुए यूज़ किया जाता है। अब जीएसटी को वैल्यू एडिड टैक्स क्यों बोलते हैं, तो पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मिस्टर ए कोई गुड्स बेच रहा है टू बी को, टू मिस्टर बी। प्राइस है गुड्स का 10,000। तो ये ए बेच रहा है, सेलर है, सप्लायर है, तो ये जीएसटी चार्ज करेगा, बिल बनाएगा, प्लस जीएसटी चार्ज करेगा, ठीक है, 10%। तो 1,000 आ गया, 10,000 का 10% और 11,000 का बिल बन गया। यहाँ पर ए बी को बेच दिया, ये इनवॉइस प्राइस हो गया, इनवॉइस प्राइस, बिल की प्राइस। ऐसे बिल को हम टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, जिसमें जीएसटी शो हो रहा है अलग से, उसे जीएसटी की लैंग्वेज बोलते हैं टैक्स इनवॉइस, क्योंकि इसमें शो हो रहा है कि उसने आपसे कितना जीएसटी लिया, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से बर्डन तो वो आप पे डालेगा। कोई गुड्स बेच रहा है, आप पढ़ चुके, तो जो जीएसटी ले रहा है वो शो हो रहा है बिल में, तो ऐसे इनवॉइस को, बिल को टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं बी से आगे बेचेगा। अब बी मान लो ये प्रॉफिट जोड़ के आगे बेचेगा। मिस्टर बी सेल कर रहा है मिस्टर सी को। तो आपने पढ़ा था पहले भी, दोबारा समझिए। गवर्नमेंट ने बोला कि जो खरीदने पे आप टैक्स दे रहे हैं, जिसे आप इनपुट टैक्स बोलते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था। एट द टाइम ऑफ परचेज जो आप टैक्स पे करके आते हैं जीएसटी में, उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। जो खरीदने पे टैक्स आप दे रहे हैं उसे इनपुट टैक्स बोला जाएगा। इसे आप अपनी कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, इसे आप खर्चा नहीं मानेंगे। वैसे तो बी का खर्चा 11,000 हुआ है, पेमेंट तो वो 11 का करके आया, पर गवर्नमेंट ने बोला कि जो खरीदने पे आप टैक्स दे रहे हैं वो अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। तो ठीक है, तो कॉस्ट बी की 10,000 ही मानी जाएगी। वैसे वो दे के 11 आया है, पर कॉस्ट को 10,000 देगा। प्लस अब वो आगे बेच रहा है, तो सपोज वो प्रॉफिट जोड़ रहा है, अपना प्रॉफिट ऐड करेगा ना। आगे जब आप बेचते हैं तो प्रॉफिट तो जोड़ता है ये ट्रेडर। 5,000 मान लेते हैं प्रॉफिट जोड़ रहा है अभी, और सी को बेच रहा है 15,000 में। ठीक है। अब जब बी बेच रहा है तो बी जीएसटी कलेक्ट करेगा। जो सेलर है, सप्लायर है, वो लेगा जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स है, बर्डन तो सी पे डालेगा। मान लेते हैं वही जीएसटी की रेट 10% है इस प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट वाइज रेट होती है। 1,500 आया और बिल बन गया, टैक्स इनवॉइस बन गया 16,500 का। ये सी से ले लिया पैसा बी ने, राइट। 1,500 का जीएसटी कलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया आउटपुट टैक्स। एट द टाइम ऑफ सेल जो आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज जो आप जीएसटी पे करके आ रहे हैं वो इनपुट टैक्स हुआ। एट द टाइम ऑफ सेल जो आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं उससे, उस टैक्स को बोलते हैं आउटपुट टैक्स। अब बात करते हैं बी की। केवल बी के समझने के लिए बात करें, बी कितना टैक्स देगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो बी ने पब्लिक से कितना टैक्स लिया, कस्टमर से 1,500। तो 1,500 इसकी लायबिलिटी है, जो आपने पब्लिक से कलेक्ट किया टैक्स के नाम से पैसा, वो आपका नहीं है, वो गवर्नमेंट को देना है। तो ये आउटपुट टैक्स जो आपने कलेक्ट किया, बी ने सी से जो कलेक्ट किया, वो गवर्नमेंट को देना है। पर बी अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन करेगा कि ये तो गलत है, मैं 1,500 भी दूंगा और ऑलरेडी पहले भी 1,000 रुपये मैं इसी प्रोडक्ट पे दे के आ चुका हूँ आपको। तो फिर तो ये डबल टैक्सेशन हो गया, राइट। क्योंकि खरीदने पे भी टैक्स ले रहे हो आप मुझसे, बेचने पे भी सेम चीज़ पे टैक्स ले रहे हो, तो एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स लग रहा है और एक ही आदमी दे रहा है, तो डबल टैक्सेशन हो गया। तो पहले तो आप डबल टैक्सेशन का मतलब समझ लें कि डबल टैक्सेशन होता क्या है। डबल टैक्सेशन मतलब एक ही नाम से, नाम एक होना चाहिए, एक ही नाम से, यानी सेम, सिमिलर नेम, एक ही पर्सन पर, सिमिलर पर्सन, सिमिलर गुड्स या थिंग्स। जब एक ही नाम से, एक ही पर्सन पर, एक ही चीज़ पर टैक्स लगता है एक से ज़्यादा बार, तो इसे डबल टैक्सेशन बोलते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट नाम से तो बहुत सारे टैक्स लगते हैं, जैसे इनकम पे इनकम टैक्स लगता है। जैसे एक मैं हूँ, तो मैं इनकम कमा रहा हूँ तो मुझे इनकम टैक्स भी देना है, राइट। मुझे इनकम टैक्स भी देना होगा सरकार को, क्योंकि मैं इनकम कमा रहा हूँ। फिर मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मुझे जीएसटी भी देना होगा प्रोडक्ट बेचने पे। मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, एक शहर से दूसरे शहर की बाउंड्री क्रॉस हो रही है तो टोल टैक्स देना पड़ता है। पर ये तो समझते हैं टोल टैक्स, जब आप बाउंड्री क्रॉस करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और हाईवे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको टोल टैक्स देना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से तो हर आदमी दे रहा है टैक्स, एक से ज़्यादा बार। पर ये डबल टैक्सेशन नहीं बोल सकते ना आप, क्योंकि एक ही चीज़ पे नहीं लग रहा। ये तीनों कंडीशन, सिमिलर नेम होना चाहिए, सिमिलर पर्सन होना चाहिए और सिमिलर गुड्स होना चाहिए। तो एक ही चीज़ पे थोड़ी लग भाई। इनकम टैक्स तो इनकम पे दे रहे हैं आप, जीएसटी गुड्स पे दे रहे हैं, टोल टैक्स आप हाईवे जब यूज़ कर रहे हैं उस पर दे रहे हैं, उसका पर्पज़ अलग है, और एक ही नाम से दो बार थोड़ी लग रहा है एक ही चीज़ पे। तो ये डबल टैक्सेशन नहीं होगा, माइंड में क्लियर करने। डबल टैक्सेशन तभी होगा जब एक ही नाम से एक ही पर्सन पर एक ही चीज़ के लिए दो बार आप टैक्स लगा रहे हैं, तो इट इज़ नोन एज डबल टैक्सेशन, जिसे आप कास्केडिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट एक लॉ का वर्ड है, इसका मतलब होता है डबल टैक्सेशन हो रहा है तो उससे कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बी पे डबल टैक्सेशन हो रहा है क्योंकि एक ही पर्सन है बी, उससे खरीदने पे उसी चीज़ पे आपने जीएसटी लिया खरीदने पे, और बेचने पे भी आपने जीएसटी लिया, तो ये तो गलत है। बी ऑब्जेक्शन करेगा कि ये तो गलत हो रहा है, एक ही चीज़ पे आप दो दो बार मुझसे टैक्स ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल, तो तुम ऐसा करो कि जो खरीदने पे जो तुमने टैक्स दिया ना वो हटा दो, क्योंकि तुम ऑलरेडी दे चुके हो। तो आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को डिडक्ट कर दो। तो बी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डबल टैक्स नहीं ले रहे ना भाई, जो पहले दिया वो घटा दिया। तो 1000 रुपये तुम पहले दे चुके हो खरीदने पे, तो 1500 रुपये आउटपुट टैक्स है, खरीदने पे जो टैक्स दिया वो इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इक्वल्स टू जीएसटी लायबिलिटी। तो ये जीएसटी लायबिलिटी का फॉर्मूला बन गया। जब भी जीएसटी पे करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। गवर्नमेंट ने बोला आउटपुट टैक्स जो बेचने पे लिया, इनपुट टैक्स जो खरीदने पे दिया, आउटपुट में से इनपुट डिडक्ट हो जाएगा और नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को देना होगा। प्लस में आ रहा है तो देना है, माइनस में कई बार उल्टा भी हो सकता है, आउटपुट टैक्स कम है, यानी सेल कम हुई है, परचेज ज़्यादा हुई है, तो माइनस में आएगा तो रिफंड मिल जाता है। वो हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे, वो डीपर टॉपिक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो बी को गवर्नमेंट को केवल कितना टैक्स देना है, 500 रुपये का ही देना है, राइट। बी पे करेगा गवर्नमेंट को टैक्स 500 रुपये का, ताकि डबल टैक्सेशन नहीं होगा। अगर आप दो दो बार लेंगे तो 2500 रुपये का टैक्स हो जाता है, 2500। भाई 1000 रुपये वो पहले दे चुका, फिर 1500 रुपये दोबारा देगा गवर्नमेंट को, तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2500 हो जाता। तो गवर्नमेंट ने बोला डबल टैक्सेशन नहीं हो, इसके लिए ऐसा करो कि जो इनपुट टैक्स आपने दिया खरीदने के समय वो आउटपुट में से डिडक्ट कर लो, और नेट अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को देना होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसे शॉर्ट में भी निकाल सकता है कोई बच्चा जो नहीं फॉर्मूला यूज़ करे, वो कहेगा सर जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। वैल्यू एडिड का मतलब होता है आपने अपनी तरफ से जो वैल्यू एडिशन किया, जो वैल्यू बढ़ाई खरीदने के बाद किसी चीज़ पर, उसी वैल्यू पे आपको टैक्स देना है। तो बी ने 10,000 का सामान खरीदा था ए से, पेमेंट तो 11 का करके आया था, पर 1000 रुपये को तो कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना है। 5000 रुपये का प्रॉफिट इसने अपनी तरफ से ऐड किया था। देखिए प्रॉफिट तो इसने अपनी तरफ से ऐड किया, 10,000 तो एक ही वैल्यू है जो एक को पेमेंट करके आया था, पर 5000 रुपये तो आपने अपनी तरफ से बढ़ाए ना प्रॉफिट के नाम से। प्रॉफिट के नाम से ही बढ़ा सकते हैं, कोई खर्चा भी करा, मतलब आपने गाड़ी भाड़ा दिया तो वो भी ऐड हो सकता है। मतलब वैल्यू एडिशन का मतलब यही नहीं कि प्रॉफिट ही, वैल्यू एडिशन मतलब कोई भी वैल्यू आपने बढ़ाई किसी भी नाम से, चाहे वो आपने कोई एक्सपेंस किया उस नाम से जोड़ा प्रोडक्ट में, या प्रॉफिट के नाम से जोड़ा, उसे वैल्यू एडिशन बोलेगी। तो 5000 रुपये का वैल्यू एडिशन किया, तो कोई बच्चा बोलेगा सर सीधे निकाल लो ना आंसर। फिर 5000 का बी ने वैल्यू एडिशन किया, जीएसटी की रेट है 10%, तो बी को कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, 500। समझ गए। तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स हुआ ना, कि जितनी वैल्यू आपने बढ़ाई उसी पे आपको टैक्स देना है। सपोज बी यहाँ पे वैल्यू नहीं बढ़ाता, एग्जाम्पल लेते हैं, बी ने 10,000 में खरीदा और 10,000 में बेच रहा है। तो जब आपने 10,000 में खरीदा कोई प्रोडक्ट और आप 10 में बेच रहे हैं, तो जीएसटी 10 पे कलेक्ट होगा। सेल प्राइस 10 रुपये है आपकी, और जीएसटी की रेट है 10%, तो 1,000 रुपये आपने जीएसटी कलेक्ट किया, राइट। 11 सी से 11,000 रुपये लिए। अब जो बेचने पे कलेक्ट किया टैक्स बी ने, वो हो गया आउटपुट टैक्स। 1000 रुपये लिया, सेम प्राइस पे बेचा, कोई प्रॉफिट कुछ भी वैल्यू नहीं जोड़ी, जिस प्राइस पे खरीदा उसी प्राइस पे आगे बेच दिया बी ने। 1000 रुपये आउटपुट टैक्स, खरीदने पे कितना देखा आया था, 1000 रुपये का इनपुट टैक्स।
तो आपकी जीएसटी की लायबिलिटी क्या आ गई, 0, कोई टैक्स नहीं देना। यानी अगर वैल्यू ऐड ही नहीं करी, आपने अपनी तरफ से कोई वैल्यू एडिशन ही नहीं किया, तो आपको जीएसटी भी नहीं देना होगा। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। अगर आपने कोई वैल्यू एडिशन किया है प्रोडक्ट खरीदने के बाद, कोई से भी नाम से वैल्यू एडिशन किया है, चाहे कोई खर्चा जोड़ा है प्रोडक्ट की वैल्यू में, आपने प्रॉफिट जोड़ा है, तो वैल्यू एडिशन होगा। उस वैल्यू एडिशन पे ही आपको जीएसटी देना होगा। चाहे आप इस फॉर्मूले से निकाल लें आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तब भी वही आएगा। चाहे आप डायरेक्ट वैल्यू एडिशन पे जीएसटी की रेट अप्लाई कर दें, तब भी वही आएगा। अगर आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, जिस वैल्यू पे खरीदा उसी वैल्यू पे बेचा, तो जीएसटी सेम आएगा। दोनों में आउटपुट टैक्स भी सेम होगा, इनपुट टैक्स भी सेम होगा, तो कोई जीएसटी आपको नहीं देना होगा। क्लियर? और डबल टैक्सेशन का मतलब बता दिया, आप कंफ्यूज ना हो। डिफरेंट नाम से तो लग सकता है टैक्स, क्योंकि उनके मोटिव अलग हैं, पर एक ही पर्सन पर एक ही नाम से एक ही चीज़ के लिए 2 बार टैक्स नहीं लग सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो वो डबल टैक्सेशन होता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। एक वैल्यू एडेड टैक्स है, जितनी वैल्यू आपने बढ़ाई है उसी वैल्यू पे लग रहा है। लेविड यानी चार्ज हो रहा है ऑन सप्लाई। सप्लाई जीएसटी में सेल परचेज वर्ड कहीं नहीं आएगा, एक कॉमन वर्ड आएगा सप्लाई। सप्लाई में सेल भी वर्ड इंक्लूड है, परचेज भी वर्ड इंक्लूड है। जी पूरे जीएसटी में सेल परचेज वर्ड नहीं, वो समझाने के लिए टीचर्स आपको बोलते हैं, सप्लाई वर्ड ही आएगा। सप्लाई में खरीद रहे हैं तो वो खरीदने को बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई। जब आप कोई गुड्स खरीद के ला रहे हैं तो उसे बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। और जब आप बेच रहे हैं कोई प्रोडक्ट या सर्विस, उसे बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई परचेज, आउटवर्ड सप्लाई सेल। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। चार्ज होगा सप्लाई, दैट इज मैन्युफैक्चर पे, सेल ऑफ गुड्स पे, और प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब सर्विस देना, रेंडरिंग ऑफ सर्विस। जब आप सर्विस देंगे तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। अब इसे समझ लेते हैं। अभी आपने एग्जाम्पल देखा कि ए ने बी को सामान बेचा और बी से जीएसटी कलेक्ट किया, फिर बी ने आगे सी को बेचा, सी से जीएसटी कलेक्ट किया, राइट। ठीक है, अब मान लेते हैं सी, जो सी है वो भी आगे बेच रहा है सामान को। मिस्टर सी बेच रहा है मिस्टर डी को, क्योंकि पहले होता है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कस्टमर को। और मिस्टर डी को बेच रहा है, कस्टमर है मिस्टर डी, फाइनल कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट का जो कंज्यूम करेगा। अब बी ने खरीदा कितने का था, 10,000 का सामान था बी के लिए, 5,000 प्रॉफिट जोड़ा था 15, और सी को बेचा था 16,500 में। यानी सी ने जो पेमेंट किया था वो 16,500 का किया था बी को। पर आप बार बार पढ़ रहे हैं कि जो खरीदने पे जो टैक्स दे रही है गवर्नमेंट, उसको आप कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। गवर्नमेंट उसका आपको क्रेडिट देती है। आप इनपुट टैक्स को डिडक्ट करते हैं आउटपुट टैक्स में, तो वो तो नहीं ऐड करेंगे, वो आपके लिए खर्चा नहीं है। इनपुट टैक्स जोड़ने से पहले जो आपने पेमेंट किया वो आपका खर्चा है। तो सी के लिए खर्चा 15,000 हुआ। वैसे तो सी पेमेंट करके आया है 16,500 का, पर गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि खरीदने पे जो आप टैक्स दे रहे हैं उसे आप कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। तो मिस्टर डी के लिए जो कॉस्ट हुई वो 15,000 हुई। वैसे तो वो 16,500 का पेमेंट करके आया है बी को, पर इनपुट टैक्स को कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना है, ठीक है, क्योंकि उसका क्रेडिट मिलेगा। क्योंकि बी ने सी ने जो खरीदने पे टैक्स दिया वो इनपुट टैक्स है, ये बी के लिए तो आउटपुट टैक्स है, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसने लिया है कस्टमर से। जो ले रहा है सेलर, उसके लिए तो आउटपुट टैक्स हुआ, पर जो पे कर रहा है उसके लिए इनपुट टैक्स हुआ, राइट। तो कॉस्ट हो गई 15,000। अब जब मिस्टर सी मिस्टर डी को बेच रहा है तो ये भी प्रॉफिट जोड़ेगा अपना, क्योंकि प्रॉफिट जोड़ के तो आगे बेचते हैं चले लोग मार्केट में। मान लेते हैं 5,000 प्रॉफिट कमाना चाहता है ये, तो अब सेल प्राइस हो गई 20, राइट। अब 20 जब ये सी बेच रहा है तो अब ये सेलर हो गया, सप्लायर हो गया, तो अब इसे खुद जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा डी से। तो ये जीएसटी कलेक्ट करेगा डी से, वही रेट है 10%, तो 2,000। और कस्टमर से टोटल पैसे लेगा ये डी से 22,000। ये डी से इसने पेमेंट किया, बिल बना के दे दिया डी को, और डी ने पेमेंट कर दिया 22,000 का, राइट। तो जो खरीदने पे टैक्स लिया है सी ने, वो कौन सा टैक्स हुआ, आउटपुट टैक्स। आप पढ़ चुके हैं एट द टाइम ऑफ सेल, तो आप कस्टमर से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स के नाम से जीएसटी में, वो आउटपुट टैक्स हुआ। 2,000 का आउटपुट टैक्स हो गया। खरीदने पे जो टैक्स दे के आया था बी को, वो हो गया इनपुट टैक्स। इसके लिए जो खरीदने पे सी बी को दे के आया था टैक्स, वो हो गया इनपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट टैक्स डिडक्ट होगा 1,500, और जो नेट अमाउंट आएगा वही आपको गवर्नमेंट को देना है। कोई बच्चा सीधे भी निकाल सकता था कि सी ने वैल्यू एडिशन कितना किया, अपनी तरफ से 5,000 वैल्यू बढ़ाई, 5,000 का सीधे अगर आप 10% निकालेंगे तो भी 500 आएगा।
तो ये गवर्नमेंट को देना है, राइट। तो सी को भी मिल गया इनपुट टैक्स का क्रेडिट, क्योंकि इसने खरीदने पे टैक्स दिया था। अब क्वेश्चन होता है डी को मिलेगा क्रेडिट? नहीं, डी को नहीं, वो तो फाइनल कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर आगे बेचेगा ही नहीं, तो जब आप बेचेंगे ही नहीं तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट होगा नहीं, और जब आउटपुट ही कलेक्ट नहीं होगा तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब ये चेन ब्रेक हो जाएगी, मतलब चेन टूट जाएगी। जब यानी ये मैन्युफैक्चर से जब बेचा जाता है होलसेलर को तो भी मिलता है क्रेडिट, होलसेलर बेचता है रिटेलर को तब भी मिलता है क्रेडिट, पर जब फाइनल कंज्यूमर के पास चीज़ पहुंच जाती है तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है। तो जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब इनपुट टैक्स को आउटपुट में से जब आप घटाते हैं तो इस प्रोसेस को इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं आईटीसी। तो ये कंटिन्यूस चेन है, जब तक ये फाइनल कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंच जाता है गुड, हर स्टेज पे आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता रहेगा। जिसने भी दिया है उसे को हर, बी को भी मिला था इनपुट टैक्स का क्रेडिट, सी को भी मिलेगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट। जो भी इनपुट टैक्स पे करके आए हैं और आउटपुट कलेक्ट कर रहा है पब्लिक से, उसे क्रेडिट मिलेगा। और ये कंटिन्यूस चेन है जो चलती रहेगी। एंड कब हो जाएगी? जब फाइनली कंज्यूमर के हाथ में पहुंच जाएगा प्रोडक्ट। जैसे अपन लोग मार्केट में खरीद के आते हैं, घर में कंज्यूम करते हैं चीज़, तो हम किसी को बेचते थोड़ी, और हमारे पास जीएसटी नंबर भी नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो जीएसटी नंबर लेना होगा, तभी तो आप जीएसटी देंगे, राइट। तो ये आईटीसी मिलता रहेगा जब तक कि वो फाइनल प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर के पास में नहीं पहुंच जाता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आईटीसी एक कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट है। जब तक वो गुड्स या प्रो सर्विस एंड कंज्यूमर के पास नहीं पहुंच जाती, तब तक हर स्टेज पे आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता रहेगा। तो जीएसटी ऑफर कॉम्प्रहेंसिव मतलब ब्रॉड, एंड कंटिन्यूस मतलब लगातार, चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, हर चेन टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है लगातार, फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट और सर्विस प्रोवाइडर से लेके अप टू द रिटेलर लेवल, कंज्यूमर लेवल तक। उस कंज्यूमर के पास जब वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, उसके बाद इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलना बंद हो जाएगा। देयर बाय टैक्सिंग ओनली द वैल्यू एडिड, केवल उसी चीज़ पे आपको टैक्स देना पड़ता है एट ईच स्टेट ऑफ सप्लाई चेन। केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है, क्योंकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके मिलने से जो वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं उसी पे आपको जो वैल्यू बढ़ा रहे हैं उसी पे जीएसटी देना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बर्डन बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। ये तो होता ही है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन किससे उठाना है? कस्टमर को। आप पढ़ चुके हैं इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप कस्टमर पे शिफ्ट कर सकते हैं, और इनपुट टैक्स घटाने के बाद वो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं जीएसटी लायबिलिटी। तो द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड। आप जो सप्लायर हैं आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट दे सकते हैं ऑन द परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस, एंड कैन सेट ऑफ, उसे घटा सकते हैं, दिस क्रेडिट अगेंस्ट द जीएसटी पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी मेड बाय हिम। यानी आउटपुट टैक्स जो आप ले रहे हैं और जो इनपुट टैक्स आप दे रहे हैं उसे घटा सकते हो, नेट अमाउंट ही गवर्नमेंट को आपको देना है। दस ओनली द फाइनल कंज्यूमर बियर द जीएसटी चार्ज बाय द लास्ट सप्लायर इन द सप्लाई चेन। जो लास्ट में जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसे जीएसटी का बर्डन बियर करना पड़ता है, विद सेट ऑफ बेनिफिट एट ऑल द प्रीवियस स्टेजेस। जो पहले की स्टेजेस हैं उन पे आपको इनपुट टैक्स के सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग इफेक्ट बताया था, टैक्स पर टैक्स लिखना, उसे कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। जीएसटी में कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप जिस भी स्टेज पे इनपुट टैक्स दे के आ रहे हैं उसे आउटपुट टैक्स में से डिडक्ट कर देते हैं, तो जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है उस वजह से कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट नहीं होता है। ठीक है, जो आपने लास्ट एग्जाम्पल में समझा था उसे आपके इस एग्जाम्पल से भी समझते हैं जो दे रखा है इंस्टीट्यूट ने। सिंस ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज टैक्स, केवल वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। जो आप अपनी तरफ से वैल्यू ऐड कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस में उसी पे टैक्स लगाया जा रहा है अंडर जीएसटी। देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है। और कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी सिस्टम द सेम कैन बी अंडरस्टूड बेटर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, एक मैन्युफैक्चरर, एक पर्सन मैन्युफैक्चर बेचता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर यानी होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को। ये सप्लाई चेन है जो आप पर समझते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को मैं आपको समझा देता हूँ। 18% जीएसटी की रेट है इस एग्जाम्पल में, तो मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूँ। सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर जो बनाता है और फिर बेचता है। ठीक है, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, ये अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सेल प्राइस है इसकी 1 लाख। अब जब आप बेचेंगे कोई प्रोडक्ट बना के तो आप जीएसटी पे करेंगे। जीएसटी की रेट मान लेते हैं इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 18% है आपकी बुक में, तो 18%।
तो मैन्युफैक्चरर बेच रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को यानी होलसेलर को, तो एक जीएसटी कलेक्ट करेंगे। आप सप्लायर हैं, बेच रहे हैं, 1,00,000 पे 18% आएगा 18,000, बिल बन जाएगा 1,18,000 रुपये का, राइट। अब बात करते हैं जीएसटी कितना पे करेगा मैन्युफैक्चरर। आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सेल, आपने जो कस्टमर से कलेक्ट किया जीएसटी के नाम से पैसा, उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। एट द टाइम ऑफ परचेज जो आप पे करके आ रहे हैं उससे बोलते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स की डिटेल है ही नहीं, वैसे दिया होगा मैन्युफैक्चरर ने भी, भाई रॉ मटेरियल खरीदा होगा, जैसे आप शूज़ बनाते हैं तो चमड़ा खरीदा होगा, लेदर किसी उसने आपसे टैक्स लिया होगा। पर इस एग्जाम्पल में जो दे रखा है उसमें कोई डिटेल नहीं है, तो हम मानते हैं कि इसने कोई जीएसटी नहीं दिया खरीदने पे, इसे सारी चीज़ें अपने पास से लगाई हैं, कोई भी चीज़ खरीद के नहीं लाया। वैसे ऐसा नहीं होगा प्रैक्टिकली, पर समझाने के लिए बता रहे हैं। तो आपका इनपुट टैक्स तो है ही नहीं, कोई खरीदने पे आपने टैक्स दिया ही नहीं है, तो इनपुट टैक्स हो गया 0। तो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे 18,000 का। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर कोई इनपुट टैक्स दिया होगा तो वो लेस होगा, पर यहाँ पे जो एग्जांपल आप समझ रहे हैं अपनी बुक का, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है मैन्युफैक्चरर का, इसे मैंने लेस नहीं किया। अब मैन्युफैक्चरर के पास सामान बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा कितने का था सामान आपसे, मैन्युफैक्चरर से 1,18,000 रुपये का पेमेंट करके आया था। पर बार बार बोल रहे हैं कि जो खरीदने पे आप टैक्स देते हैं जीएसटी में, जिसे इनपुट टैक्स बोलते हैं, उसे आप अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका तो क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो इसे कॉस्ट भी नहीं मानेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉस्ट हो गई 1,00,000, राइट। प्लस अभी अपना प्रॉफिट भी जोड़ेगा आगे रिटेलर को बेचने से पहले। इस एग्जांपल में प्रॉफिट दे रखा है 11,200 साफ साफ, तो हम वही लेके समझ चल रहे हैं कि जो प्रॉफिट है दिया हुआ है वो जोड़ेगा। तो 11,200 बिल बना के देगा 1,11,200 का। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी जीएसटी कलेक्ट करेगा, क्योंकि सेलर है, सप्लायर, आप कोई चीज़ दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो आपको जीएसटी लेना होगा। मान लेते हैं जीएसटी रेट वही है 18%, तो 1,11,200 का आप 18% कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, 1,11,200 इंटू 18%, तो ये आ जाएगा 20,016 रुपीज़। तो 20,016 रुपीज़ आ गया। अब बिल बन जाएगा इन दोनों का ऐड करके, प्लस 1,12,000, 1,11,200 अब बिल वापस समझ लें। 1,11,200 रुपये का बिल था, इस पर 18% जीएसटी लगेगा प्लस 18%, तो टोटल बिल बन जाएगा 1,31,216 रुपीज़ का, जो जीएसटी लगाया 1,11,200 इंटू 18%, 20,600 का जीएसटी लगा, उस टोटल बिल बन गया इसका 1,31,216 का। क्लियर। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कितना टैक्स देगा। आउटपुट टैक्स जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सेल, उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स 20,016, माइनस इनपुट टैक्स जो आप खरीदने पे टैक्स दे के आ रहे थे, इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट डिडक्ट होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं आईटीसी लेना, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना, कि जो खरीदने पे टैक्स लेके आए हैं आप पे लेस कर रहे हैं। नेट अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को देना होगा 2,016 रुपीज़। या कोई बच्चे इसे ऐसे भी निकाल सकता था, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, राइट। तो आपने अपनी तरफ से वैल्यू कितनी ऐड करी, ये प्रॉफिट आपने अपनी तरफ से जोड़ा, ये प्रॉफिट। भाई 1,00,000 का तो आप मैन्युफैक्चर का सामान है, आपने अपनी तरफ से जो वैल्यू एडिशन किया वो प्रॉफिट ऐड किया, तो 11,200 आपका प्रॉफिट था। जीएसटी की रेट है 18%, तो अगर आप 11,200 का 18% निकालेंगे तो वही आएगा 2,016 रुपीज़। चाहे आप ऐसे कर लें, आउटपुट में से इनपुट डिडक्ट कर दें, तब भी वही आंसर आ रहा है। जो वैल्यू एडिशन है, जो आपने अपनी तरफ से वैल्यू बढ़ाई, उस पर सीधे जीएसटी की रेट अप्लाई कर दें तो भी आंसर आ रहा है। तो सेम ही आपको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की बात हो गई। अब बात करते हैं रिटेलर की। रिटेलर किसको सामान बेचेगा, कंज्यूमर को लास्ट में, राइट। तो आप रिटेलर ने जो खरीदने पे टैक्स दिया वो तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। रिटेलर से इतने रुपए लिए थे वैसे में डिस्ट्रीब्यूटर ने, टोटल 1,31,216, पर आप पढ़ चुके जो खरीदने पे टैक्स देंगे वो कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। तो कॉस्ट कितनी हो गई, 1,11,200। तो रिटेलर के लिए प्राइस हो गई 1,11,200, ये तो कॉस्ट हो गई जो खरीदने पे पेमेंट करके आया। अब ये भी अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, ठीक है, प्रॉफिट ये ऐड करेगा। मान लेते हैं प्रॉफिट ऐड कर रहा है 24,640, ये गिवन है आपके एग्जाम्पल में, 24,640 का प्रॉफिट ऐड करेगा। तो 1,00,000
11,200 तो कॉस्ट हो गई प्लस 24,640 आपका प्रॉफिट हो गया। टोटल आप बेचेंगे अपना सामान 1,35,840 में कस्टमर को। जब आप बेचेंगे तो आप सप्लायर हैं, सेलर हैं, तो आप भी जीएसटी कलेक्ट करेंगे कंज्यूमर से। 18% रेट है, तो 1,35,814 का 80% निकालेंगे तो 24,451 आएगा। टोटल आप बिल बनाएंगे कस्टमर को 1,60,291 का, राइट। तो ये जो खरीदने पे टैक्स आपने दिया ये हो गया आपका आउटपुट टैक्स जो आपने कलेक्ट किया। बेचने खरीदने पे जो दे के आए थे आप डिस्ट्रीब्यूटर को, जो आप खरीदने पे दे के आए थे वो आपका क्या था, इनपुट टैक्स। जो 20,016 रुपीज़ आप दे के आए थे वो था इनपुट टैक्स। तो आउटपुट में से इनपुट को डिडक्ट कर देंगे 24,451 माइनस 20,016 रुपीज़। तो ये जो आएगा नेट 4,435 ये आपको पे करना होगा। या कोई बच्चा सीधे भी निकाल सकता है, वैल्यू एडिड टैक्स है जीएसटी। आपने अपनी तरफ से वैल्यू कितनी बढ़ाई थी रिटेलर ने खरीदने के बाद, 24,640 24,640 रुपीज़ बढ़ाए थे। इसका सीधे 18% निकालेंगे तब भी आएगा 4,435। तो जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है, तो जितनी वैल्यू आपने ऐड करी, जो अपनी तरफ से वैल्यू बढ़ाई उसी पे टैक्स देना होगा। तो एक वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, चलिए। अब कंज्यूमर तो आगे बेचेगा नहीं किसी को, तो कंज्यूमर इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले नहीं पाएगा क्योंकि आप खुद कंज्यूम करेंगे। कंज्यूमर के लिए तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो कंज्यूमर पे गया ना अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन। देखिए कितना टैक्स दिया। सबसे पहले मैन्युफैक्चर ने गवर्नमेंट को दिया 18,000 प्लस, फिर ये दिया डिस्ट्रीब्यूटर ने 2016 प्लस ये दिया आपका रिटेलर ने 4,435। टोटल जो टैक्स का टोटल आएगा 24,451 और अपने कस्टमर से भी लिया 24,451। ये मैच होना चाहिए, यानी जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, और अल्टीमेटली कंज्यूमर से, लास्ट कंज्यूमर से आपने कितना चार्ज किया था 24,450। लास्ट जब आप बेच रहा था रिटेलर कंज्यूमर को तो इतना ही टैक्स दिया था। तो ये टोटल मैच होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास कुल मिलाकर इतना ही टैक्स पहुँचना चाहिए। तो ये मैच हो रहा है तो ये सही है। अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो इट मीन्स आपने कहीं मिस्टेक की है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।